ट्वीट किया कि उन्होंने फाइनली एक ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर कर लिया है। जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लैक होल रीमिक्स। लेकिन उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह भी कहा कि ओरिजिनल कैप्चर्ड साउंड को नॉर्मल ह्यूमन सुन ही नहीं सकते हैं और इसीलिए उन्होंने उसे 144 क्वाड्रिलियन टाइम्स इंक्रीज करके दुनिया के सामने पेश किया है। अब अगर आपको ये आंकड़े समझ में आ रहे हैं तो एक क्वाड्रिलियन यानी कि 100000000000000 यानी कि 10 लाख करोड़। नाउ जस्ट इमेजिन 144 क्वाड्रिलियन यानी कितना बड़ा अमाउंट होगा। एंड दिस एक्चुअली मेक्स मी क्यूरियस कि ओरिजिनल साउंड असल में कैसी होगी और उतने माइन्यूट फ्रीक्वेंसी पर आखिर उन्होंने इस साउंड को डिटेक्ट कैसे किया। वेल, मुझे भी यही जानना था और इसीलिए मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से ओरिजिनल साउंड को रिक्रिएट किया कि ओरिजिनल साउंड जो नासा ने एक्चुअल में डिस्कवर किया वो कैसा होगा। वेल, नासा वालों ने यह कहा था कि उन्हें जो साउंड मिला उस साउंड को उन्होंने 57 ऑक्टेव से बढ़ा दिया ताकि हमें सुनाई दे सके और हमने इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किया। नासा वालों ने जो साउंड को जारी किया था हमने 57 ऑक्टेव से उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया ताकि हमें ओरिजिनल आवाज सुनाई दे। अब यह है ओरिजिनल साउंड जो नासा वालों को मिला था। जी हां, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, राइट? और इसीलिए तो इन्होंने इतने ऑक्टेव्स को बढ़ाया। सो काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि नासा वालों ने जो साउंड जारी किया वो उसका एम्पलीफाइड ओरिजिनल वर्जन है। बट अब इतना एक्सपेरिमेंटेशन अगर कर ही लिया है तो व्हाट इफ हम नासा ने पब्लिश किए हुए ब्लैक होल की फ्रीक्वेंसी को कुछ ऑक्टेव्स और बढ़ाकर देखें तो मैंने एग्जैक्टली वही किया। और अब मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूं, वीडियो को पॉज करके वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लो और फिर सुनो। इट्स जस्ट दिस इज थोड़ा सा क्रीपी। वेल, अब अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो यही होने वाला था, राइट? बट एनीवे, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बात बार बार दिमाग में आ रही थी, कितनी लो फ्रीक्वेंसी के बावजूद भी नासा ने कैसे ब्लैक होल के एक्चुअल साउंड को डिटेक्ट किया। आरंट यू वंडरिंग दैट? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। सो साल 2003 नासा के साइंटिस्ट चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की मदद से यूनिवर्स को चारों दिशाओं में स्कैन कर रहे थे। इस स्कैनिंग के दौरान उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि हमारी नजदीकी पार्सियस गैलेक्सी क्लस्टर, उसमें से भारी मात्रा में प्रेशर वेव्स यूनिवर्स से बाहर निकल रहा है। अब क्योंकि प्रेशर वेव इज नथिंग बट साउंड, और यह बात तो हमने स्कूल में ही सीखी थी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम का होना जरूरी है जो कि अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में साउंड ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वेव्स। यह प्रोसेस आपको पता ही होगा, बड़ा सिंपल है। जब कोई भी चीज साउंड प्रोड्यूस करती है तब वो वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से उसके आसपास के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होने लगती है और इससे बेसिकली एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जिससे हाई और लो पार्टिकल डेंसिटी रीजन्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसे ही तो हम बेसिकली प्रेशर वेव्स कहते हैं। और साइंटिस्टों ने गैलेक्सी क्लस्टर वेव से यही अनुमान लगाया कि शायद ये पूरा गैलेक्सी क्लस्टर साउंड से ही एसोसिएटेड है। आई मीन, यहां पर साउंड वेव्स पूरे गैलेक्सी क्लस्टर में ट्रैवल करती है। अब जब गौर से इस चीज की स्टडी की गई तब यह बात सामने आई कि इन गैलेक्सीज में मौजूद गैसेस पर जो प्रेशर वेव जनरेट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक होल ही खुद है। ब्लैक होल से निकल रही ये प्रेशर वेव्स इतनी हाई है कि वो इस क्लस्टर से निकल रहे हॉट गैसेस पर रिपल्स जनरेट कर रहे हैं। अब एक तरफ आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमें मैक्रो स्केल पर यानी कि प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एटसेट्रा के सारे इंटरैक्शंस और उनके पीछे के साइंस को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। वहीं दूसरे तरफ नील्स बोर और मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी हमें माइक्रो लेवल पर यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स के लेवल पर यूनिवर्स कैसे काम करता है उसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये दोनों थियरीज एक दूसरे से सहमति नहीं खाती, एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है और इसीलिए अगर हमें ब्रह्मांड को पूरी तरीके से समझना है तो इन दोनों थियरीज को कंबाइन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से हमें थियरी ऑफ एवरीथिंग की जरूरत है, जिसे स्टीफन हॉकिंग ने हमारे सामने रखा था एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इस थियरी ऑफ एवरीथिंग को समझने के लिए आपको मोटी किताबें या बड़े बड़े ब्लॉग्स या रिसर्च पेपर स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे ऑडियो फॉर्मेट में इसकी पूरी समरी सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर, जिसे सुन के आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। कुकू एफएम ऐप की यही खासियत है कि यहाँ पर 10,000 प्लस आवर्स का ऑडियो फॉर्मेट में कंटेंट अवेलेबल है। नॉन फिक्शन जॉनरास जिसकी साइंस, फाइनेंस, हिस्ट्री, करियर, लीडरशिप, मोटिवेशन, बिजनेस, डिफरेंट जॉनरास जो आपकी लर्निंग को एनहांस करता है। और इसी के साथ इन सभी जॉनरास की इन्फ्लुएंशियल बुक यहाँ पर 7 रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। सो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, अब आप जो भी चाहो, जहां भी चाहो, अपनी फेवरेट किताब आराम से सुन सकते हो अपने फेवरेट लैंग्वेज में, वो भी समय बचा के।
कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे या मेरा कूपन कोड GETSET50 यूज करोगे, आपको ऑटोमेटिकली 50% ऑफ यानी 199 रुपीज में इसके साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितने में एक टाइम का स्नैक भी नहीं आता है। सो अगर आप अपने आप को एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन समझते हो, देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गो इंस्टॉल कुकू एफएम नाउ। और अब आ जाते हैं वापस हमारे वीडियो पर। और इन्हीं रिपल्स को नासा ने रिसेंटली 22 अगस्त 2022 को ऑब्जर्व किया और दुनिया के सामने ब्लैक होल की इस आवाज को पेश किया। पर अब सोचने वाली बात यह है कि परसुएस क्लस्टर अर्थ से कुछ 240 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और इतनी दूर से साइंटिस्टों ने इसका साउंड पता लगा लिया, तो क्या हमारे पास आज के तारीख में इतने पावरफुल डिटेक्टर्स हैं कि हम इतनी दूर से भी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं? वेल, आई एम सॉरी टू से बट नॉट रियली। दरअसल इसके लिए साइंटिस्टों ने जिस टेक्निक को यूज किया उसे कहते हैं सोनिफिकेशन। सिंपल भाषा में मैं कहूं तो किसी भी इमेज में से साउंड को एक्सट्रैक्ट करना। आई नो, सुनने में थोड़ा सा साई-फाई मूवी सा कॉन्सेप्ट लग रहा हो, या मे बी आपको झोल लग रहा हो कि आखिर एक स्टिल इमेज में से हम कैसे साउंड को डिराइव कर सकते हैं। वेल, ये प्रोसेस काफी कॉमन है और ये पहली बार नहीं किया गया। जब नासा ने किसी इमेज में से साउंड को जनरेट किया हो, नासा कई बार इमेजेस में से साउंड को जनरेट करते आया है। इसके पहले भी नासा ने कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के एक्स-रे, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल इमेजेस की मदद से ब्यूटीफुल साउंड्स को प्रोड्यूस किया है। You see, इसमें बेसिकली इमेज में दिख रहे ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को पहले पिच में कन्वर्ट किया जाता है और फिर किसी म्यूजिक शीट जैसे पूरे इमेज को एक डायरेक्शन में स्कैन किया जाता है, और कुछ इस तरह बनता है ये सेलेस्टियल म्यूजिक। इंटरेस्टिंग, राइट? और रिसेंटली भी इसी टेक्निक की मदद से ब्लैक होल के साउंड को भी तो डिटेक्ट किया है, बट दिस टाइम विद अ लिटिल ट्विस्ट। इस बार इन्होंने इस ब्लैक होल की इमेज में ब्राइटनेस को डायरेक्टली पिच में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि इस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद ब्लैक होल से क्रिएट हुई डेंसिटी वेव्स को डिटेक्ट और एनालाइज किया, और फिर उसके बाद साउंड को रेडियली जनरेट किया। एज इन, इस इमेज को लेफ्ट टू राइट स्कैन करने के बजाय क्लॉकवाइज स्कैन किया गया हो, जैसे कुछ इस तरह, और हो गया ब्लैक होल रीमिक्स का साउंड तैयार। पर यह तो हुई यूनिवर्स में साउंड डिटेक्ट करने की एक टेक्निक, बट एक और एक टेक्निक है जिसकी मदद से साइंटिस्टों को यूनिवर्स के साउंड को डिटेक्ट करने में आसानी होती है, और वो तरीका है प्रोब। दरअसल साइंटिस्ट प्रोब पर एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जो स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के साउंड को डिटेक्ट कर पाए। इन डिवाइसेस में 3 कॉइल लगे होते हैं जो स्पेस के 3 डिमेंशंस X, Y एंड Z में ओरिएंटेड होते हैं। अब जैसे ये प्रोब स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करता है, तब इन पर लगे ये 3 कॉइल्स प्लैनेट्स और बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आने वाले मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज या कह लो वेव्स को कैप्चर करते हैं। फिर कैप्चर की हुई इन सभी फ्रीक्वेंसीज को वो अर्थ पर भेजता है, और फिर हमारे यहाँ मौजूद वैज्ञानिक उन फ्रीक्वेंसीज को डिजिटली कन्वर्ट करके साउंड जनरेट करते हैं। नाउ आई एम प्रीटी श्योर इतना सब सुनने के बाद आप सभी के दिमाग में सवालों की रेस चल रही होगी। इस स्पेस में साउंड कैसे भाई? स्पेस में तो पूरा वैक्यूम है, मतलब पार्टिकल्स तो बिल्कुल है ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर जैसा मीडियम कैसे है? और ना ही हमने ब्लैक होल के पास कोई प्रोब भेजा है। वेल, जैसे कि मैंने पहले बताया, साइंटिस्टों ने साउंड को जनरेट किया है थ्रू सोनिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें उन्होंने गैलेक्सी क्लस्टर के इमेज में दिख रहे प्रेशर वेव्स को इंटरप्रेट किया है। बट वेट, होल्ड अप, प्रेशर वेव्स ही तो एक्चुअल साउंड जनरेट करते हैं, राइट? तो क्या इसका मतलब स्पेस में भी एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस होता है? क्या अब तक हमने जो भी सुना वो एक मिथ था? आपने अक्सर ये सुना होगा, राइट, कि स्पेस में साउंड क्रिएट ही नहीं हो सकता क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, वो एक वैक्यूम है। तो यहाँ पर इस फाइंडिंग्स का क्या मतलब है? और अगर स्पेस में एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम डायरेक्टली उसे क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा, ये वेव सिर्फ तभी क्रिएट हो सकते हैं जब आसपास पार्टिकल्स मौजूद हो, जो ये गैलेक्सी क्लस्टर में गैस और डस्ट की मदद से मुमकिन है। लेकिन हम एक चीज यहां पर भूल रहे हैं। यहां पर आपको शायद इमेज से पता नहीं चल रहा हो, लेकिन ये गैलेक्सी क्लस्टर कई मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है। मतलब ये प्रेशर वेव्स उसी बड़े स्केल के हैं, कई मिलियन लाइट ईयर्स चौड़े। नहीं समझे? वेल, सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। देखो, अगर हम कंपेयर करें इन्हें हमारे अर्थ में जनरेट हो रहे साउंड से, तो ह्यूमंस की हियरिंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज माने साउंड वेव्स एक सेकंड में 20 बार ऑसिलेट करते हैं। लेकिन परसियस गैलेक्सी क्लस्टर के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यहाँ प्रेशर वेव्स के 1 ऑसिलेशन का पीरियड के कुछ 9.8 मिलियन ईयर्स है। तो अब आप
आप सोच सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लो है। और कैलकुलेट करने से यह पता चला कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी से 57 ऑक्टेव्स तक कम थी। अब ऑक्टेव्स क्या होता है भाई? लेट मी एक्सप्लेन। ऑक्टेव ये शब्द आता है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है 8 और इसे ज्यादातर म्यूजिशियंस यूज करते हैं। देखो, जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि उसमें 7 स्वर होते हैं, बेसिकली नोट्स, जैसे सा रे ग म प ध नी सा। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर सा रिपीट हो रहा है, पहले सा फिर सा, सो ये सीक्वेंस वापस से रिपीट होती है, तो टोटल 8 नोट्स हो गए। वेल, दिस इज एन ऑक्टेव। अब जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नोट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है और एक ऑक्टेव को कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया गया है कि सेकंड ऑक्टेव के सा की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑक्टेव के सा की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। मतलब अगर पहले सा की फ्रीक्वेंसी है 65.4 हर्ट्ज तो उसके बाद आने वाले सा की फ्रीक्वेंसी होगी 130.8 हर्ट्ज, यानी पहले वाले का डबल। अब ह्यूमन हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में टोटल 10 ऑक्टेव्स होते हैं। और जैसे कि हमने शुरू में बात की, नासा ने रिलीज की ब्लैक होल रीमिक्स की फ्रीक्वेंसी इस नॉर्मल रेंज से भी 57 टाइम्स कम थी, मतलब हमारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा कम। अब इस स्केल के साउंड को एक्चुअली में सुनने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर्स बना के उस गैलेक्सी क्लस्टर तक भेजना पड़ेगा और उसके बाद भी डिटेक्ट हुई साउंड को हमारे हियरिंग रेंज तक लाने के लिए कई गुना तक आर्टिफिशियली उसे एम्पलीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर हम उस साउंड को असल में सुन पाएंगे। अब अगर आप नासा के इस ट्वीट के नीचे लिखे गए कमेंट्स को पढ़ोगे तो उसमें कई लोगों के एक जैसे ही रिएक्शंस है, क्रीपी, हॉरर एंड टेरिफाइंग। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, असल गलती हमारे दिमाग की है जो इन्हीं अलग अलग वेव फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग इमोशंस क्रिएट करता है। इनफैक्ट ऐसे ऑब्जर्व किया गया है कि 19 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसीज एक तरह का डिस्कंफर्ट, ड्रेड और फियर प्रोड्यूस करती है और शायद इसीलिए हमें ऐसा रिएक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि भले ही हम ह्यूमंस इस लेवल के साउंड को परसीव करने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं, पर यूनिवर्स में इस फ्रीक्वेंसी की प्रेशर वेव्स एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट साइंटिस्टों का तो यह भी मानना है कि यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में, आई मीन बिग बैंग के समय, जब यूनिवर्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और जैसे हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, व्हिच मींस तभी ऐसे प्रेशर वेव्स जनरेट हुए होंगे जिसने अर्ली यूनिवर्स में हाई और लो डेंसिटी रीजन्स जनरेट कर दिए होंगे। और अब अगर किसी रीजन की डेंसिटी हाई है तो वहां पर कोलिजन्स के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं और शायद आज उन्हीं डेंस रीजन्स में गैलेक्सीज और स्टार फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया है। तो मतलब शायद हम ये भी कह सकते हैं कि ये वेव्स कोई म्यूजिक के वेव्स नहीं बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस के वेव्स है। ये वही वेव्स है जिसकी वजह से स्टार फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया और गैलेक्सी फॉर्मेशन एंड एज अ रिजल्ट लाइफ भी। सो या these waves are kind of like God to us. With that said friends, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। Get